नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी युवाओं के हक में कांग्रेस के बड़े कदम की, मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस को मिले राष्ट्रपति के साथ की। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है। जानेंगे शिवसेना सांसदों ने किस कीमत पर किया दल बदल। दीजिए, ये सब बिके हुए लोग हैं, ये पैसे के पीछे वो लोग पागल हो गए हैं। टीएमसी के बागी सांसदों की कैसे बढ़ रही हैं मुश्किलें, देखेंगे राम मंदिर विवाद में कैसे घिरती जा रही है बीजेपी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अदालतें सिर्फ मुकदमों की जगह नहीं, वकीलों का कार्यस्थल भी। महिला वकीलों की गरिमा पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। अदालत परिसरों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को बताया गंभीर। पटना शहर से बाहर होंगे सभी कोचिंग संस्थान, बनेगा अलग हब। खान सर और रोशन आनंद विवाद के बीच सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। केरल के सीएम वीडी सतीशन ने पेश किया 2,39,000 करोड़ का पहला बजट। शिक्षा विभाग को दिए 1,500 करोड़ रुपए। कहा यह बजट अगले 5 सालों में कल्याणकारी योजनाओं का रोड मैप। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील और हैती का होगा मुकाबला। फिलाडेल्फिया स्टेडियम में सुबह 6 बजे से खेला जाएगा मैच। टूर्नामेंट में पहली जीत के लिए मैदान में उतरेंगी दोनों टीमें। और शेयर बाजार में गिरावट, 607 अंकों की गिरावट के साथ 76,802 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 154 अंकों की गिरावट के साथ 24,013 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार ना तो परीक्षाएं सही तरीके से करा पा रही है और ना ही युवाओं को नौकरी दे पा रही है। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हजारों लोगों को रोजगार देकर सरकार को आईना दिखा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने, बीजेपी सत्ता में आई, तब बीजेपी की तरफ से 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था। लेकिन अब 12 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, मगर सरकार अपना वादा पूरा करने में विफल रही है और अब मोदी सरकार का काम विपक्ष करता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सांसद युवाओं के भविष्य संवारते दिख रहे हैं। दरअसल 19 जून को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 56 साल के हो गए हैं। इस मौके पर यूथ कांग्रेस की तरफ से युवाओं को सुनहरा मौका दिया गया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में 40,000 से ज्यादा युवा पहुंचे। तालकटोरा स्टेडियम के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखाई दी और स्टेडियम से जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो देश में बढ़ती बेरोजगारी की हकीकत बयां कर रही हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस के मेगा जॉब फेयर में उमड़ा हजारों युवाओं का सैलाब बता रहा है कि देश में बेरोजगारी कितनी गंभीर है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों, जैसे कुछ लोग हरियाणा से तो कुछ लोग उत्तर प्रदेश तो कुछ राजस्थान के युवा नौकरी की तलाश में तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे थे। यानी देश के कोने कोने से युवा पहुंचे। सोचिए, जब रोजगार के लिए हरियाणा से दिल्ली तक युवाओं को आना पड़े तो पूरे देश में बेरोजगारी कितनी है। युवा बेरोजगारी से परेशान है और सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, बल्कि सरकार इस मुद्दे पर भी चुप्पी साधे हुए है। लेकिन कांग्रेस अब हजारों युवाओं की उम्मीद बनती जा रही है, क्योंकि जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम विपक्ष कर रहा है। सरकार रोजगार देने में विफल रही है, इसीलिए युवा उम्मीद लेकर यूथ कांग्रेस के रोजगार मेले में पहुंचे। इससे ये साफ हो जाता है कि कई सालों से युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे। लेकिन अगर इन युवाओं को पिछले 12 सालों में कुछ मिला है तो वो थी लाठियां और धक्के। तो साफ है कि सरकार ने युवाओं को सिर्फ बेरोजगारी, पेपर लीक और लाठियां दी हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने युवाओं को नौकरियां देकर एक मिसाल पेश की है। इन तस्वीरों से जेनजी का राहुल गांधी में एक भरोसा दिखाई देता है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जेनजी आवाज बनते जा रहे हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब जो कांग्रेस ने कदम उठाया है वो युवाओं के भविष्य को एक नई उड़ान देने की तैयारी है। लेकिन कांग्रेस के इस कदम ने बीजेपी की जरूर परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि जहां एक तरफ राहुल गांधी को जेनजी का प्यार मिल रहा है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार को लेकर जेनजी में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार भले ही रोजगार नहीं दे पा रही हो, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां जरूर लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है, और जहां नहीं है वहां निजी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार दिलाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, जिसके चलते मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। और अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी राहुल के साथ आती दिखाई दे रही हैं। तो क्या कुछ कहा है राष्ट्रपति ने, देखिए इस रिपोर्ट में।
मोदी सरकार पर अक्सर आदिवासियों के हक छीनने के आरोप लगते रहे हैं। उनके जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार जमाने के आरोप लगते रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से आदिवासियों के लिए नई टर्म इजाद कर उन्हें वनवासी तक बताया गया, जिस पर विपक्ष पहले ही मोदी सरकार को घेर चुका है। और अब आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वनवासी शब्द को गलत बताया है। 18 जून को मध्य प्रदेश में आध्यात्मिक जागृति द्वारा जनजातीय समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी हैं जो सृष्टि के आरंभ से ही इस धरा पर रहते हैं और उनकी जीवन शैली आध्यात्मिकता से भरी हुई है। वो सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं, वो हिंसा से दूर रहते हैं। ये आदिकाल में जैसे थे वैसे आज भी हैं, जैसे कि गीली मिट्टी, उसको जैसे बनाओ वैसे रहते हैं। वो प्रकृति की पूजा करते हैं। भले ही राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका यह बयान बीजेपी की तरफ से आदिवासियों को वनवासी बताने से जोड़कर ही देखा जा रहा है। राष्ट्रपति के इस बयान को भुनाते हुए विपक्ष ने भी बीजेपी को घेर लिया। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राष्ट्रपति के बयान पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि आखिरकार महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी सार्वजनिक रूप से माना कि भाजपा आदिवासियों को वनवासी कहकर अन्याय कर रही है। बैलूत की धरती से राष्ट्रपति जी ने स्पष्ट कहा कि जनजातीय समुदाय को भले ही कोई वनवासी कहे, लेकिन वास्तव में वो आदिवासी है। सवाल ये है कि जब देश के प्रथम नागरिक खुद इस सच को स्वीकार कर रही हैं, तो भाजपा और उसके वैचारिक संगठन आदिवासी समाज की पहचान बदलने पर क्यों अड़े हुए हैं? आदिवासी केवल एक शब्द नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, जल जंगल जमीन और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी अस्मिता है। आदिवासी समाज अपनी पहचान पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेगा। जय जोहार, जय आदिवासी। वह इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राहुल की बात का समर्थन कर दिया है, जिसके चलते बीजेपी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। वैसे मुश्किलें तो इस वक्त शिवसेना यूबीटी से गद्दारी करने वाले सांसदों की भी बढ़ती दिखाई दे रही है। उनकी सदस्यता संकट में दिख रही है। वहीं इन सांसदों के पाला बदलने को लेकर क्या कीमत लगाई गई है, इस पर संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के बागी होने के बाद राज्य का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत लगातार बागी सांसदों पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जब शिवसेना की स्थापना को आज 60 साल पूरे हो गए, तो इस खास मौके पर शिवसेना यूबीटी गुट ने विरोधियों को कड़ा संदेश दिया है। पार्टी का कहना है कि पिछले 6 दशकों से उसे तोड़ने और कमजोर करने की बहुत कोशिशें हुई। विरोधियों के मन में शिवसेना का इतना डर था कि उन्होंने समय समय पर कई समानांतर संगठन बनाए, लेकिन वो सब खत्म हो गए। बाला साहेब ठाकरे ने जो नींव रखी और जो विचारधारा स्थापित की गई थी, वो आज भी मजबूती से खड़ी है। इतना ही नहीं, पार्टी के मुखपत्र सामना में एक लेख छपा है, जिसमें हालिया बगावत पर तीखा निशाना साधा गया है। सामना में बाला साहेब ठाकरे की उस बात का जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पीठ पर इतने घाव हो चुके हैं कि अब नई जगह नहीं बची। इसके बावजूद शिवसेना हर वार सहकर आज इस मुकाम पर है, क्योंकि विरोधियों में सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। तो वहीं पार्टी सांसद संजय राउत ने भी बागियों पर निशाना साधते हुए कहा, दीजिए, ये सब बिके हुए लोग हैं। ये पैसे के पीछे वो लोग पागल हो गए हैं। उनको ना कोई निष्ठा है, ना लॉयल्टी है। गांजा पीते हैं, नशा करते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं। संजय राउत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि बीजेपी 2029 तक कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों को नहीं रखना चाहती। ये लोकसभा में 885 वाला आंकड़ा लाकर संविधान में बदलाव करेंगे। संविधान में बदलाव लाकर ये लोकतंत्र को खत्म करेंगे और इस देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि संजय राउत के आरोपों पर बीजेपी क्या सफाई देती हुई नजर आती है। शिवसेना के बागी सांसदों की सदस्यता संकट में है, वहीं टीएमसी के बागी सांसद भी संकट में दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से लेकर लोकसभा स्पीकर से मिले और सभी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की डिमांड की। वैसे ममता बनर्जी के लिए भी राह आसान नहीं दिख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी टीएमसी को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश कर रही है और इसी का नतीजा है कि टीएमसी के कई सांसद बागी हो गए हैं, जिसे ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच खबर है कि बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक ने 19 जून को खराब सेहत का हवाला देते हुए टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे को सार्वजनिक करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व को अपने फैसले के बारे में पहले ही बता दिया था। उन्होंने आगे कहा,
मैंने अपनी बेहद खराब सेहत के कारण टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि ये घटनाक्रम टीएमसी के संगठन में बड़े फेरबदल और मलिक को नई वर्किंग कमेटी में शामिल करने के कुछ ही दिनों बाद हुआ है। मलिक को ममता बनर्जी का बेहद खास माना जाता रहा है। उन्होंने ममता सरकार में 1 दशक तक अहम मंत्रालय संभाला। मलिक 2011 से 2021 तक राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहे थे। इसके अलावा बता दें कि टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने संसद पहुंचे। उनके साथ सांसद सौगत रॉय भी मौजूद रहे। बिरला से मीटिंग के दौरान अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। पश्चिम बंगाल की सियासत में जारी विवाद पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं नजरें यूपी पर भी बनी हुई हैं। एनडीए के नेताओं ने सियासी दावा किया है कि अब समाजवादी पार्टी टूटेगी और इसी को लेकर कुछ टीवी चैनलों और सोशल मीडिया चैनलों की तरफ से सांसदों के नाम फोटो सहित चलाए गए कि ये लोग बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन इन चैनलों की ये कोशिश अब उन पर ही भारी पड़ती दिख रही है, क्योंकि अब सपा ने इसे लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। बीजेपी की तरफ से विपक्षी दलों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। बीते कुछ दिनों में पार्टी पर यह आरोप और मजबूत होते दिखाई दिए। खासतौर पर जिस तरह उत्तर प्रदेश में पूर्व सीएम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को तोड़ने के दावे किए गए। खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने इस तरह के दावे किए कि 2027 के चुनाव से पहले सपा के 25 से 26 सांसद टूटने वाले हैं, जिससे राज्य की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई। इसे लेकर सपा ने बीजेपी को तो घेरा ही, साथ ही उन मीडिया चैनलों के खिलाफ कार्रवाई भी की जो इस मामले में पार्टी को लेकर भ्रामक खबरें फैला रहे थे। समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने एक मीडिया चैनल के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और उसके सहयोगियों को चेतावनी भी दी। उत्तर प्रदेश के कुछ छुटभैया नेता जो बिच्छू का मंत्र नहीं जानते और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सांसदों के बारे में अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, हम उनसे कहेंगे वो अपनी पार्टी और अपने बारे में चिंता करें। दरअसल जिस चैनल के खिलाफ सपा सांसद ने एक्शन लिया है, उसकी तरफ से 26 उन सांसदों के नाम गिराए गए थे जो कथित तौर पर बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इसमें एक नाम तो खुद आनंद भदौरिया का ही था, लेकिन अब जिस तरह वो खुद सामने आए हैं और इन दावों का खंडन किया है, साथ ही फेक न्यूज फैलाने वालों पर एक्शन लिया है, उसके बाद बीजेपी नेताओं का ये दाव पूरी तरह उल्टा पड़ गया है। इस बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि 27 में आ रहे हैं अखिलेश। यानी समाजवादी पार्टी बीजेपी के नैरेटिव को ध्वस्त करने के साथ ही आगामी चुनाव में अपनी जीत भी सुनिश्चित करने की कोशिशों में जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि इस बार के चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहता है, लेकिन फिलहाल सपा ने बीजेपी को मात जरूर दे दी है। बीजेपी के भक्त बने पत्रकार मुसीबत में है, तो मुसीबत इस वक्त राम मंदिर ट्रस्ट और यूपी की बीजेपी सरकार की भी बढ़ रही है। अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इससे जांच का दायरा भी बढ़ रहा है। लोगों में गुस्सा है, जिसके चलते जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे तो सड़क पर पोस्टर लग गए कि 2027 में अखिलेश आएंगे। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। राम मंदिर में भक्तों की तरफ से चढ़ाए गए चढ़ावे की रकम गायब होने से बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि जिस राम मंदिर का ढोल बीजेपी ने पूरे चुनाव में पीटा, जिस पर पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पूरा प्रचार प्रसार टिका था, उसी मंदिर में बीजेपी की नाक के नीचे से चढ़ावा चोरी हो गया और सरकार को भनक तक नहीं लगी। विपक्ष इस मुद्दे पर शुरू से ही बीजेपी को घेरे हुए है और मामला बढ़ता देख सरकार को भी विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करनी पड़ी, जिसके बाद इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक जांच में 200 करोड़ से ज्यादा की रकम गायब होने की बात कही गई है। साथ ही कई घंटों तक दान पात्र के आगे लगे सीसीटीवी बंद होने की बात भी की गई है। करीब 8 महीने का सीसीटीवी डेटा डिलीट कर दिया गया। यही नहीं, जांच में ये भी पाया गया कि अयोध्या और राम मंदिर के आसपास की जमीनों को सरकार और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने सस्ते दामों में खरीदकर कई गुना महंगे दामों में बेच दिया। इन सब विवादों के बीच सीएम योगी अयोध्या पहुंचे, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब योगी के अयोध्या पहुंचने से पहले ही मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय के गायब होने की खबर आई। जैसा आप जानते हैं कि चंपत राय इस मामले में शुरू से ही विवादों में रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से मुद्दा उठाने के बाद सबसे पहले चंपत राय ने ही सफाई दी थी और इन आरोपों को खारिज किया था। वहीं चंपत राय पर यह आरोप भी लगे थे कि उन्हीं की निगरानी में उनके ड्राइवर टुन्नू यादव एकाएक धनवान बन गए। उनके पास अयोध्या जैसी जगह पर 60 कमरों की कोठी है। वहीं चंपत राय के गायब होने से शक और बढ़ गया। इस दौरान अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने भी राम मंदिर निर्माण समिति से जुड़े सदस्यों से जांच में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने साफ कहा कि किसी के पास सबूत है तो एसआईटी को दे।
इस पूरे मामले में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान भी आया है। उन्होंने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदलने की बात कही है। उन्होंने साफ कहा कि राम मंदिर में जो हुआ वो सरेआम डाका है। इन सब के बीच राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, जिससे साफ है कि चढ़ावा चोरी होने से लोगों की भावनाएं आहत हुई है। वहीं देखना होगा कि ये मुद्दा कहां जाकर थमता है। चढ़ावे की चोरी पर बड़े बड़े लोग फंसते दिख रहे हैं और इस चोरी में बीजेपी भी फंसती दिख रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जांच निष्पक्ष होगी। वैसे सवाल तो इस वक्त केरल की सरकार भी राज्यपाल से पूछ रही है कि नागरिक प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी जनता ने किसे दी है, चुनी हुई सरकार को या राज्यपाल को। देखिए ये रिपोर्ट। दक्षिण भारत में एक बार फिर राज्यपाल बनाम राज्य सरकार देखा जा रहा है, यानी राज्यपाल और सरकार के बीच ठन गई है। इस बार ये विवाद केरलम में देखा जा रहा है, जहां सीएम सतीश ने राज्यपाल आलेरकर के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर तमाम राज्य में आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। इसे लेकर ही केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने 17 जून को अलग अलग विभागों के प्रमुख और यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की समीक्षा बैठक बुलाई थी। राज्यपाल के इस कदम पर सीएम वी डी सतीश ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से इस मामले में लोक भवन में एक खत भी भेजा गया, जिसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ ने बताया कि सरकारी अधिकारियों से जुड़ी बैठकें और समीक्षा सत्र चुनी हुई सरकार की कार्यकारी जिम्मेदारियों के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इस तरह की बैठकों को लेकर संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया जाना चाहिए। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए सावधानी बरती जानी चाहिए। इसे लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता पिनराई विजयन ने भी राज्यपाल की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सवाल किया कि राज्यपाल आखिर किस अधिकार के तहत सीधे अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दे रहे हैं और सरकार के कार्यकारी कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मामले में विवाद बढ़ता देख राज्यपाल के सचिव ने सफाई देते हुए मुख्य सचिव को आधिकारिक तौर पर सूचित किया कि अधिकारियों को किसी अलग समीक्षा बैठक के लिए नहीं बुलाया गया था, बल्कि केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी हुई एक बातचीत थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बार फिर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दक्षिण के राज्यों में तो वैसे भी ये आम बात हो गई है, खास तौर पर वो राज्य जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। अक्सर ही इन राज्यों की सरकारें राज्यपाल पर केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम नहीं कर सकते और उन्हें राज्य की विधायी मामलों में पक्षपात दिखाने या जनभावनाओं को दबाने की इजाजत नहीं है। मौजूदा हालात में केरलम में शुरू हुआ ये नया टकराव क्या यही थम जाएगा या राज्य की सियासत में ये मामला और गरमाने वाला है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। ईरान और अमेरिका के साथ में जो डील हुई, उसके बावजूद नेतन्याहू ने अपना काम करना बंद नहीं किया है। नफरत के शहंशाह ने कहा कि वो अपना काम जारी रखेंगे, लेबनान को वो ख़त्म करके ही रहेंगे और लेबनान के ऊपर हमले करना उसने जारी रखा है। उसके रक्षा मंत्री ने कहा कि लेबनान को तो पूरी तरह से जला देना चाहिए। दरअसल में ईरान के पास में अगर तेल है तो इजराइल के पास में आग है, एक ऐसी आग जिसको वो पूरी दुनिया को अपनी आग से जला देना चाहता है, भस्म कर देना चाहता है। अमन का और सुकून का जो एक सिलसिला है जो दुनिया में किसी तरह से शुरू होना चाहता है, उसको वो ख़त्म कर देना चाहता है। शायद नेतन्याहू की डिक्शनरी के अंदर अमन, सुकून, मोहब्बत इस तरह के लफ्ज़ मौजूद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।